लॉस्ट स्प्रिंग समरी एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी। लेखिका परिचय। अनीस जंग का जन्म रूरकेला में 1964 में हुआ और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताए। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। उनके माता और पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग ने अपनी जीवनवृत्ति भारत में एक लेखिका के रूप में शुरू की। वे भारत के और विदेशों के प्रमुख समाचार पत्रों की संपादक और स्तंभ लेखिका रही हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। यह पाठ उनकी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नामक पुस्तक से लिया गया एक अंश है। यहाँ वे घोर गरीबी और उन परंपराओं का विश्लेषण करती हैं जो इन बच्चों को शोषण भरा जीवन स्वीकार करने को मजबूर करती हैं। पाठ का सारांश। लेखिका हमारा ध्यान उन गरीब लोगों की ओर आकर्षित करना चाहती हैं जो अत्यंत अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं में काम करते हैं। उन्हें कूड़ा बीनने वाले लड़कों का समूह दिखाई पड़ता है। वह उनसे बात करती हैं। उनमें से एक लड़के का नाम साहिब ए आलम है। जिन दयनीय हालातों में फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं वे उन हालातों का वर्णन करती हैं। वे भी अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करते हैं। वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। गरीबी उनके लिए एक दुष्चक्र बन गई है। पीढ़ियों से वे चूड़ियां बना रहे हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि अभी उनकी आगे आने वाली अनेक पीढ़ियां यही करें। किंतु एक युवक मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका को उसमें साहस की झलक दिखती है। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। तुम यह क्यों करते हो? मैं साहेब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा फेंकने के स्थान पर कुछ कीमती वस्तु ढूंढते हुए मिलता है। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण उन्होंने उस शहर को ढाका को छोड़ दिया और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है। निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। स्कूल जाया करो, मैंने बड़ी चतुराई के साथ कहा और तुरंत ही यह महसूस किया कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब कोई स्कूल बनेगा तब जाऊंगा। यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ। हाँ, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। मैं कुछ ही दिन बाद देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़कर आता है। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वायदा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके, रूखे और आनंदरहित संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। वह घोषणा करता है, साहिब ए आलम। वह नहीं जानता कि इसका उसके नाम का क्या अर्थ है। अगर उसे इसका अर्थ संसार का मालिक पता ला जाए तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के गलियों में घूमता रहता है जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं? वह सीधा सा उत्तर देता है, मेरी माँ ने उन्हें ताक या टानर से नीचे नहीं उतारा। एक दूसरा लड़का जिसने बेमील जूते पहन रखे हैं कहता है, वह उतार भी दे तो यह उन्हें फेंक देगा। जब मैं इस बेमील जूतों पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे, कहता है, मुझे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते देखा है। यह पैसों की कमी के कारण नहीं है वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मैं सोचती हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहां उसके पिता पुजारी थे। वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। अब मंदिर उजाड़ स्थान हो गया था। पिछवाड़े में, जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। सलेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हांफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई।
जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे, मैं इन्हें कभी न खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते हैं। नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब का परिवार उन्हीं में से है। सीमापुरी उस समय बिहार था। यह अभी भी है, परंतु अब यह खाली नहीं है। टिन और तिरपाल के मल निकासीहीन, जल निकासीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे यहाँ 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और जिनसे वे अनाज खरीद पाते हैं। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और देखते पेट के बिना अर्थात पेट भर के सो सके तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ऐसा फटी हुई साड़ियां पहने महिलाओं का एक समूह कहता है जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं और उनकी उत्तरजीविता अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। और सीमापुरी में उत्तरजीविता अस्तित्व या जीवन के बचे रहने का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है। यह उनकी रोज की रोटी है। उनके सिरों पर छत है, भले ही यह एक टपकती हुई छत क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है, साहेब कहता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि ज्यादा पाने की आशा बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका कूड़े का होता है उससे भिन्न होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज होती है और बड़े बूढ़े लोगों के लिए यह कूड़ा जिंदा रहने का साधन होता है। सर्दी की एक सुबह मैं साहिब को पास के क्लब के बाहर लगे दरवाजे फेंस्ड गेट के नजदीक खड़े हुए देखती हूँ जहाँ से वह सफेद वेशभूषा पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। मुझे यह खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है, और इस बार फेंस के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्ट है। जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है। साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं जो उसकी रंगोली शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। किसी ने ये मुझे दिए थे, स्पष्टीकरण के ढंग से वह कहता है। यह तथ्य कि ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, जिसने शायद उनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें पहनने से इनकार कर दिया, उसे परेशान नहीं करता है। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, छेद वाले जूते भी सपने के सच होने से कम नहीं है। परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा है, उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहिब दूध की दुकान पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, दूर इशारा करते हुए वह कहता है। मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिलता है। क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ उसके चेहरे की निश्चिंतता, बेफिक्री या स्वतंत्रता का भाव खो चुका है। स्टील का कनस्तर प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है कि वह बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था। थैला उसका था, कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। मैं कार चलाना सीख लूंगा, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृगमरीचिका सा प्रतीत होता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। यह भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, लगता है देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश का परिवार उन्हीं में से है।
उनमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है, और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी फूटी दीवारों, डगमगाते दरवाजों और बिना खिड़कियों के हैं और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। हम एक अधबनी आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले सूखी घास से ढके एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदर-बदर करते उबल रही हैं। जमीन पर एल्यूमीनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु एक बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों उसका पति, मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। जैसी की प्रथा है, पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर चूंघट जरूर डाल लेना चाहिए। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर का नवीनीकरण करवाने में और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। वह उन्हें मात्र वही सिखा पाया है जो वह जानता है, चूड़ी बनाने की कला। यह इसका कर्म उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की गर्द पॉलिश करने से उड़ती धूल से अपने पति को अंधे होते देखा है। क्या कभी ईश्वरीय देन वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? उसका मतलब है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल धूप सी सुनहरी, धान जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती हैं, तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों पर लादकर नवयुवक झोपड़पट्टी की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं तो मैं आश्चर्यपूर्वक सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। ये भारतीय स्त्री के सुहाग, विवाह में पवित्रता की प्रतीक हैं। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल चुंगट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, वह ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है, यही मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा, उसका पति कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ मकान बनवा पाया हूँ। उसकी बात सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। उसके सिर पर एक छत जो है। चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के डेक की कराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है।
आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। हम संगठित हो भी जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, वे कहते हैं। उनमें कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। वे अनवरत कुंडलीनुमा चक्र के समान बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग स्पष्ट संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का एक कुचक्र है। दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता है। एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। जब मुझे मुकेश में इसकी झलक चुनौती देने की, कुछ हटकर करने की, दिखाई देती है तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? वह यकायक चुप हो जाता है। नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। समाप्त।